मैं पीयूष रंजन एग्ज़ाम फोबिया पे आप लोग का स्वागत करता हूँ। मैं आज फिर से आप लोग के बीच करीब 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ। और ये जो प्रैक्टिस सेट है आप लोग का बिहार दरोगा मेंस, बिहार दरोगा प्री, बिहार ईएसआई प्री, बिहार ईएसआई मेंस, जीके से संबंधित जो भी एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए बनाया गया है, ठीक है। और आप लोग के लिए एक बात और मैं कह दूं, जैसे कि बिहार दरोगा प्री का जो वैकेंसी आ गया है, हालांकि इसकी जो एग्ज़ाम है वो मे भी आपको जनवरी फरवरी में होगी। ये तो चुनावी लॉलीपॉप है ताकि लोगों को बरगलाया जा सके, ठीक है। इधर आपका मेंस का एग्ज़ाम हुआ नहीं, आप उधर वो वैकेंसी क्लियर कर दे, कितना वैकेंसी इसमें खाली गया, क्या गया, नहीं गया, सो आपने कुछ बताया नहीं और उधर से आप वैकेंसी निकाल दिए हैं। तो ये चुनावी लॉलीपॉप है, लेकिन आया तो चलो कम से कम सही, जब आया है तो एग्ज़ाम तो होगा ही, ठीक है। तो आप लोग बस तैयारी कीजिए, बेरोज़गारी बहुत आने वाली है, आप लोग को जम के तैयारी करनी होगी। और कठिन से कठिन क्वेश्चन और आसान से आसान क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन टाइप की मैं जो क्वेश्चन बनाता हूँ, कई विद्यार्थियों का कहना है जो कि आप सर बहुत टफ़ क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, मैं टफ़ क्वेश्चन बनाता हूँ, लेकिन देखिए मैं टफ़ क्वेश्चन इसलिए बनाता हूँ, बाकी और यूट्यूब चैनल हैं जितने भी प्रैक्टिस सेट है आप उनसे हल्के क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। तो इसी कारण से मैंने कुछ अलग करने के लिए टफ़ क्वेश्चन सेट किया है। और टफ़ क्वेश्चन मैंने सिर्फ अंदर से मैं क्वेश्चन निकालता हूँ, ठीक है। बाकी मैं जो डिस्क्रिप्शन में बताता हूँ उसमें मैं उस बात को भी जानकारी दे ही देता हूँ, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। अगर हमारे द्वारा ये सेट आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और कमेंट भी कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी किस पुस्तक में किया है, ठीक है ना। तो निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने वंदे मातरम में किया है। ये जो वंदे मातरम था इन्होंने अंग्रेजी भाषा में पब्लिकेशन किया था, ठीक है, प्रकाशित किया था, ठीक है। तो अरविंद घोष के बारे में हम लोग कुछ बातों को जान लेते हैं। अरविंद घोष का जो जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 को। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो इनमें से किस महान क्रांतिकारी का जन्म 15 अगस्त को हुआ था, किनका हुआ था, अरविंद घोष को, ठीक है। और इनका जो निधन हुआ था 5 दिसंबर 1950 को पांडिचेरी में हुआ था, ठीक है। इन्होंने लाइफ डिवान भी लिखा, द मदर भी लिखा, वंदे मातरम किताब भी लिखा, दिव्य जीवन किताब भी लिखा, लेटर्स ऑन योगा किताब भी लिखा, सावित्री किताब भी लिखा, फ्यूचर पोएट्री नामक किताब भी लिखी, ठीक है, ठीक है। और इन्होंने साथ ही वेद और उपनिषद ग्रंथों पर टीका भी लिखी, ठीक है। ये कवि भी थे और गुरु भी थे। ये इनको जो है 1908 में अलीपुर षड्यंत्र केस, जो कि आपको अवैध हथियार रखने के मामले में था, गिरफ्तार किया गया था। लेकिन इनको बचाया था किसने, तो चित्तरंजन दास ने था, चित्तरंजन दास ने बचा दिया था, ठीक है। इन्होंने एक उत्तरपारा में भाषण दिया था जो उत्तरपारा अभिभाषण के नाम से मशहूर है, ठीक है। हालांकि अरविंद घोष ने जब ये आध्यात्मिक जीवन में उन्होंने 1928 में पांडिचेरी में आश्रम की स्थापना की थी। कब, 1928 में पांडिचेरी में आश्रम की स्थापना की थी, ठीक है। अरविंद घोष की मृत्यु हो जाने के बाद इसी आश्रम में एक मीरा अल्फससा रहती थी, ठीक है, जिन्हें माँ के नाम से भी पुकारा जाता था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से किन्हें माँ के नाम से पुकारा जाता था, तो मीरा अल्फससा, जो कि अरविंद घोष की मृत्यु के बाद पांडिचेरी के आश्रम में रहती थी, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। रिवॉल्ट ग्रुप की स्थापना किसने की थी, तो रिवॉल्ट ग्रुप की स्थापना किसने की थी, तो सूर्य सेन ने की थी। इन्हें मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता था। तो मास्टर सूर्य सेन को जो है फांसी आपको मेदिनीपुर जेल में दी गई थी। जैसे कि हम लोग जानते हैं अशफाकुल्ला खां को, जो कि काकोरी षड्यंत्र का से संबंधित थे, उनको कहाँ पर दी गई थी, फैजाबाद। फैजाबाद मतलब क्या, अयोध्या में। उसी प्रकार आपको फांसी का स्थान भी याद करना है, किस स्थान पर उनको फांसी दी गई थी। तो मास्टर सूर्य सेन को मेदिनीपुर में फांसी दी गई थी। और इन्होंने सूर्य सेन ने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की भी स्थापना की थी, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया, तो यह कौन सा अधिवेशन था, तो यह अधिवेशन था 1906, जिनकी अध्यक्षता किसने की थी, दादा भाई निरोजी ने, ठीक है। 1906 में और क्या हुआ था, जैसा कि आप लोग को पता होगा 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था, ठीक है। तो 1906 में, इसमें बता दे रहा हूँ कुछ डिस्क्रिप्टिव, 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने, ध्यान सुन लीजिएगा, मुस्लिमों के शिमला प्रतिनिधि मंडल ने
मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया था। ठीक है, और इसी विचार को देखते हुए ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। कहाँ पे? ढाका में अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। ठीक है, इसमें ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव दिया। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव किसने दिया था? तो सलीमुल्लाह खान ने। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? वकार उल मुल्क अध्यक्ष बनाए गए। ढाका के जब गठन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? तो वकार उल मुल्क बनाए थे। ठीक है, लखनऊ में मुस्लिम लीग का जब हेडक्वार्टर बनाया गया तो इसके अध्यक्ष किसके बनाया गया? आगा खां को बनाया गया। ठीक है, हालांकि 1907 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन कहाँ पे हुआ? कराची में। ठीक है, और 1908 के मुस्लिम लीग के अमृतसर अधिवेशन में ही पृथक निर्वाचित मंडल की मांग की गई, जिससे 1909, ठीक है, 1909 के तहत पूरा किया गया। ठीक है, हालांकि मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में 1908 में अमीर अली ने भी स्थापित की थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग ने जान लिया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भक्ति आंदोलन की शुरुआत शंकराचार्य ने किस धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया था? तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत शंकराचार्य ने आपको 6वीं से 7वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया था। ठीक है, तो ये जो था शंकराचार्य ने अद्वैतवादी दर्शन का प्रतिपादन किया था। हालांकि भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म आपको 15वीं-16वीं शताब्दी में हुआ था, और भक्ति आंदोलन के पुनर्जन्म में कबीरदास का था, गुरु नानक का था, मीराबाई का था। तो इन सब का भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म में योगदान था। लेकिन भक्ति आंदोलन की शुरुआत शंकराचार्य ने 5वीं से 6वीं शताब्दी में की थी, और इन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव को समाप्त करने के लिए किया था। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संगीत मीमांसा पुस्तक को किसने लिखा है? तो संगीत मीमांसा पुस्तक को राणा कुंभा ने लिखा है, और इन्होंने विजय स्तंभ का भी निर्माण कराया। और इन्होंने विजय स्तंभ का निर्माण मालवा पर जब महमूद खिलजी को पराजित किया था तो उस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ठीक है, और यह जो विजय स्तंभ है आपको 1440 से लेके 1448 ईस्वी के बीच में इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो तो कौन केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य करों के वितरण को संशोधित कर सकता है? यहाँ हमसे पूछा जा रहा है, जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लग जाए तो कौन केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के मध्य करों के वितरण को संशोधित कर सकता है? राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो अनुच्छेद 352 के तहत। ठीक है, तो जब देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो जाता है तो इनके मध्य कर का राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में हम कुछ बातों को जान लेते हैं। देखिए, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में हम ये बात आप लोग बता दें, संविधान में जो है राष्ट्रीय आपातकाल कोई शब्द नहीं है, ये आपातकाल की घोषणा वाक्य का शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब आपातकाल कैसे लगता है? तो आपातकाल जो है जब देश में मंत्रिमंडल जो है लिखित सिफारिश या विशेष बहुमत के आधार पर लिखित सिफारिश देता है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति लगाता है। ठीक है, और वापस कैसे लिया जा सकता है? तो लोकसभा का जो 1/10 सदस्य जो है अगर वह नोटिस दे दे तो 14 दिन के अंदर यह जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये आपातकाल में क्या होता है, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 1-1 वर्ष के लिए बढ़ सकता है, लेकिन जब आपातकाल समाप्त हो जाए तो 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना अनिवार्य हो जाता है। ठीक है, अब कुछ और आपातकाल के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि अनुच्छेद 356 के अंतर्गत क्या है, राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल, इसको हम लोग राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। राष्ट्रपति शासन को 2 नाम जानते हैं, राज्य आपातकाल तथा संवैधानिक आपातकाल। ठीक है, और अनुच्छेद 360 तो सारे जानते हैं, अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360 क्या है, वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा किस समिति ने की थी, बताइए? तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो सिंघवी समिति ने की थी। किसने की थी? तो सिंघवी समिति ने की थी। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता होगा सिंघवी समिति कब लाया गया था, तो यह सिंघवी समिति 1986 में राजीव गांधी के शासनकाल में लाया गया था। ठीक है, अब ये थुंगन समिति क्या है? थुंगन समिति यह जो है यह पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिया था। यह जो है आपको पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिया था, और इस समिति की जो स्थापना है आपको 1988 में की गई थी।
ठीक है। ये राव समिति क्या है? राव समिति जो है आपको ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा के लिए योजना आयोग द्वारा गठन किया गया था, ठीक है। राव समिति जो है ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा के लिए योजना आयोग द्वारा गठन किया गया था। और इस राव समिति की जो स्थापना है आपको 1985 ईस्वी में की गई थी। और राव समिति ने ही पंचायती राज को बिना जर की घास कहा था, ठीक है। आप लोग इस बात को नोट कर लीजिएगा, तो किस समिति ने पंचायती राज को बिना जर की घास कहा था? तो राव समिति ने। कब लाया गया था यह? 1985 में। अशोक मेहता समिति के बारे में हम लोग सब जानते हैं, और यह समिति जो है आपको 1977 में लाया गया था। और अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज को द्विस्तरीय प्रणाली पर करने की अनुशंसा कही थी, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं बने? देखिए, उप प्रधानमंत्री पद का जो है संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है, लेकिन किसी एक व्यक्ति को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री बना सकते हैं। तो सबसे पहला उप प्रधानमंत्री आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। और अभी तक मात्र 7 व्यक्ति को जो है, कितने व्यक्ति को? 7 व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री बनाया जा चुका है। मैं एक नाम बता चुका हूँ आपको, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाकी 3 यहीं पे हैं, और इसमें कौन नहीं है वो आपको बताना है। तो इंदिरा गांधी उप प्रधानमंत्री नहीं बनी है। बाकी ये जो 3 हैं, लाल कृष्ण आडवाणी, मोरारजी देसाई, जगजीवन राम और सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो 4 आप लोग को पता हो गया। 3 आप लोग को बताना है, वो कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए। कमेंट बॉक्स में कोई रिप्लाई ही नहीं करता है, काहे नहीं काहे, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्र भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम महान्यायवादी ये आपको शीतलवार थे। कौन थे? शीतलवार, ठीक है। ये जो थे 1950 में बनाए गए थे और 1963 तक महान्यायवादी रहे थे। तो महान्यायवादी को देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कहा जाता है, ठीक है। और महान्यायवादी आपको अनुच्छेद 76 के तहत आता है। और इसकी जो नियुक्ति करता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है आपको राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। 1 मिनट आप लोग रुक जाइएगा, थोड़ा सा 1 मिनट, मेरे दूसरे फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है। मैं आप लोग को बस थोड़ी देर रुक जाइए। हाँ चलिए, मैं आ गया हूँ। जैसे कि आप लोग को पता होगा, महान्यायवादी को भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कहा जाता है। और इनकी जो चर्चा है अनुच्छेद 76 के तहत है। और इनकी जो नियुक्ति करते हैं, कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और आपकी इनकी जो योग्यता है, ये उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान के होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने के लिए इनके पास 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। मतलब उच्च न्यायालय का न्यायाधीश इनको 5 वर्ष का होना चाहिए, या किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो, तो उस व्यक्ति को महान्यायवादी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य विवादों पर जांच करने एवं सलाह देने का कार्य करता है? बताइए। तो उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो यह जो अनुच्छेद है आपको अनुच्छेद 131 के अंतर्गत जो है उच्चतम न्यायालय अंतर्राज्यीय विवादों पर जांच करने एवं सलाह देने का कार्य करता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है अनुच्छेद 263 के अंतर्गत राष्ट्रपति करता है। और इस अंतर्राज्यीय परिषद की अनुशंसा किस समिति ने की थी? तो सरकारिया आयोग ने की थी, ठीक है। और इस अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है 1990 में किया गया था। और इसमें जो सदस्य होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। और सदस्य के रूप में आपको सभी राज्यों के सीएम होते हैं। बाकी केंद्र प्रशासित राज्यों के राज्यपाल होते हैं, ठीक है। और इसमें पीएम द्वारा नामित 6 कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, ठीक है। और अंतर्राज्यीय परिषद का जो बैठक होता है साल में 3 बार होना जरूरी है, ठीक है। और इसमें कुछ अनुच्छेद के बारे में हम लोग और जान लेते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 129 है, तो अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय को क्या कहा गया है? अभिलेख न्यायालय, ठीक है। और अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हैदा कहाँ की जनजाति है? हैदा कहाँ की जनजाति है? तो हैदा जो है आपको अमेरिका की है। साइबेरिया की कौन सी जनजाति है? तो साइबेरिया की आपको तारतार है, ठीक है।
ब्राज़ील की कौन सी जनजाति है? बोरो है। और आपको टुंड्रा प्रदेश कहाँ की जनजाति है? तो ये आपको यांकू की टुंड्रा प्रदेश की जनजाति है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व की जन्नत नाम से किस देश को जाना जाता है? तो विश्व की जन्नत नाम से किस देश को जाना जाता है? तो विश्व की जन्नत नाम से पेरिस को जाना जाता है। किसको जाना जाता है? पेरिस को जाना जाता है। स्विट्ज़रलैंड को प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है। ठीक है, और सिंगापुर को पर्ल ऑफ द ओरिएंट कहा जाता है। सिंगापुर को क्या कहा जाता है? पर्ल ऑफ द ओरिएंट। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लापाज किस देश की राजधानी है? तो लापाज जो है आपको बोलीविया की है। कहाँ की है? बोलीविया की है। ठीक है, चिली की कहाँ है? तो चिली की सेंटियागो है। चिली की क्या है? सेंटियागो। पेरू की क्या है? तो लीमा है। कोलंबिया की क्या है? तो कोलंबिया की बोगोटा है। क्या है? बोगोटा है। चलिए ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय आलू संस्थान आपको शिमला में स्थित है। कहाँ पे है? शिमला में है। ठीक है, हम देख लेते हैं हैदराबाद में क्या है। तो हैदराबाद में भूभौतिकी अनुसंधान केंद्र है। और आपको डीएनए फिंगर प्रिंटिंग भी आपको कहाँ पे है? हैदराबाद में है। ठीक है, ये कानपुर में क्या है? तो कानपुर में आपको भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान है और चीनी तकनीकी अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, अब ये लखनऊ देख लेते हैं। लखनऊ में क्या है? लखनऊ में आपको गन्ना अनुसंधान संस्थान है, औषधि अनुसंधान संस्थान है और वनस्पति अनुसंधान संस्थान है। ये सब कहाँ पे है? आपको लखनऊ में है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या पाई जाती है? जब आपसे जनसंख्या पूछे सर्वाधिक अनुसूचित जाति की, तो वो हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और जब प्रतिशत में पूछे किस राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या प्रतिशत में पाई जाती है, तो वो हमारा हो जाएगा पंजाब। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तालाब, वन, खेत, वन। बताइए कौन सा है? तो खेत जो है हमारा एक कृत्रिम प्राकृतिक परितंत्र है। ठीक है, तो चलिए चलते अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? कौन सा है पृथ्वी के सर्वाधिक प्राथमिक क्षेत्रफल फैला हुआ है? तो सामुद्रिक जो है पृथ्वी के पारिस्थितिक सर्वाधिक क्षेत्रफल, वैसे भी समुद्र आपको 71% भाग में फैला हुआ है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? तो वह चित्रकार कौन सा था? तो अतुल ढोलिया एक चित्रकार थे जिसने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अष्टभुजीय मकबरों का उदय दिल्ली सल्तनत के किस वंश के शासनकाल में हुआ? तो अष्टभुजीय मकबरों का जो उदय है दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश के शासनकाल में हुआ। किस शासक के शासनकाल में? तो तुगलक वंश के शासनकाल में हुआ। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन। अराविडू वंश की स्थापना तिरुमल ने कहाँ की थी? तो अराविडू वंश की स्थापना तिरुमल ने पेनुकोंडा में की थी और इन्होंने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया था। किसको मुख्यालय बनाया था? तो चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया था। ठीक है, अराविडू वंश का शासक कौन था? तो अराविडू वंश का शासक वेंकट प्रथम था। उसके बाद रंग द्वितीय बना। ठीक है, रंग प्रथम बना। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सिखों के गुरु को कर्म के अनुसार सजाइए। तो सिखों के पहले कौन गुरु हुए, उसके बाद कौन हुए, उसके बाद कौन हुए? देखिए, सबसे पहले हमको पता है गुरु नानक हुए। ठीक है, गुरु नानक के बाद आपको किनको बनाया गया? गुरु अंगद को। ठीक है, और गुरु अंगद के बाद कौन हुए? गुरु अमरदास। और गुरु अमरदास के बाद कौन हुए? गुरु रामदास। और गुरु रामदास के बाद कौन हुए? गुरु अर्जुन देव। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया? बी। क्या हो गया? बी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बहुरतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बहुरतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन आपको जामली ने किया था, जो कि भगवान महावीर के दामाद थे। और इनकी पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शिनी। ठीक है, भगवान महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो भगवान महावीर का प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच कैसा संबंध होता है? मुद्रा के मूल्य और कीमत स्तर के बीच कैसा संबंध होता है? तो यह आपको प्रतिलोम संबंध होता है, या प्रतिलोम या इन्वर्स संबंध होता है। ठीक है, मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? तो मुद्रास्फीति जो है मुद्रास्फीति किससे मापी जाती है? तो मुद्रास्फीति जो है आपको मुद्रा आपूर्ति की अधिकता से मापी जाती है। ठीक है, LNG बस सेवा की शुरुआत किस राज्य ने की है? LNG मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस।
तो LNG बस सेवा की शुरुआत आपको केरल ने की है। हैशटैग आई कमिट किस मंत्रालय की एक पहल है? तो हैशटैग आई कमिट आपको पर्यावरण मंत्रालय की एक पहल है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीलांबर पीतांबर योजना किस राज्य की है? तो यह जो नीलांबर पीतांबर योजना है आपको झारखंड की है और पानी से संबंधित है। गुजरात की आपको सुजलाम सफलम योजना है। ठीक है, बिहार ने आपको प्यार का पौधा कैंपेन नामक शुरू किया है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरावली श्रेणी की लंबाई कितनी है? तो अरावली श्रेणी की जो लंबाई है आपको कितनी है? तो यह 800 किलोमीटर है। अरावली श्रेणी के बारे में हम लोग कुछ बातों को जान लेते हैं। जैसे कि अरावली श्रेणी जो है आपको गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा होते हुए दिल्ली तक फैली हुई है। और इस श्रेणी का जो निर्माण है आपको प्री कैम्बियन काल में हुआ और इसका जो है आपको 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ। यह जो है विश्व की आपको सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है और इसी का आपको सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है जो कि 1722 मीटर ऊंचा है। ठीक है, अरावली को हम लोग अवशिष्ट पर्वत के नाम से जानते हैं। अवशिष्ट पर्वत किसे कहा जाता है? तो अवशिष्ट पर्वत उन्हें कहा जाता है जो अपर्दन के कारण नीचे हो जाते हैं। किसके कारण? तो जो अपर्दन के कारण क्या हो जाते हैं? नीचे हो जाते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अनामलाई पहाड़ी, अनामलाई पहाड़ी किस राज्य पे है? तो अनामलाई पहाड़ी जो है आपको केरल और तमिलनाडु के बीच में है और इस अनामलाई पहाड़ी की ही आपको सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है। सर्वोच्च चोटी जब आपसे पूछे दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो अनाईमुडी है। दूसरी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? दोदाबोटा। तो अनाईमुडी की ऊंचाई कितनी है? तो 2695 मीटर। कितनी है? 2695 मीटर। और यह अनामलाई पहाड़ी आपको केरल और तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को किस तट के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को हम लोग कोकण तट के नाम से जानते हैं। किस तट के नाम से? तो कोकण तट के नाम से जानते हैं। अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा किस दिशा में खींची जाती है? देख लीजिए अक्षांश रेखा होता क्या है। ये मान के चलिए हमारा पृथ्वी का ग्लोब है। तो ये जो हमारी होती है ये ऐसे, ये जो होती है ये जो होती है ये जो होती है आपकी अक्षांश रेखा। क्या कौन सी रेखा होती है? अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा आपको पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची जाती है। ठीक है, और ये देखिए फिर से पृथ्वी बनवा, ये है आपका भूमध्य रेखा। हाँ, भूमध्य रेखा। अब आपसे पूछा जाएगा जो अक्षांश रेखा उत्तर में कितनी होती है? ये उत्तर हो गया। तो उत्तर में आपको कितनी होती है? 89 होता है। ठीक है, दक्षिण में कितना होता है? 89 होता है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है सीधे अगर पूछे अक्षांश रेखा टोटल होती कितनी है तो इस 89 और इस 89 दोनों को ऐड कर दीजिए और बीच में जो ये एक रेखा है वो, तो क्या हो जाएगा? 1। तो 89 और 89 हम ऐड करें, 89 प्लस 1। ठीक है, 90 हो गया। 90 और 80 क्या होगा? 170 और 179। टोटल अक्षांश रेखा कितनी होती है? 179। जब सिर्फ लेकिन आपसे उत्तर की ओर पूछे कितनी अक्षांश रेखा है तो 89, दक्षिण की ओर पूछे तो 89 और टोटल पूछे तो कितनी हो जाएगी? 179। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस दर्रे में देवताल झील है जहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम होता है? तो माना दर्रा में जो है देवताल झील स्थित है और इसी से आपको सरस्वती नदी का उद्गम होता है। माना दर्रा जो है आपको, माना दर्रा को चिरवितिया लॉ या डुंगरी लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यह जो दर्रा है आपको उत्तराखंड राज्य के नंदा देवी रिजर्व से जॉस्कर पर्वत तक फैला हुआ है। ठीक है, नीति दर्रा आपको कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा कहाँ पे है आपको? नाथुला दर्रा तो यह आपको सिक्किम में है। ठीक है, मुलिंगला दर्रा कहाँ है? तो मुलिंगला दर्रा आपको अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तरदायी सरकार को किस रूप में जाना जाता है? तो उत्तरदायी सरकार को हम लोग संसदीय सरकार के रूप में भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? तो संसदीय सरकार, इसमें उत्तरदायी सरकार में या संसदीय सरकार में कार्यपालिका अपनी नीतियों एवं कार्यों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी रहती है। ठीक है, इस सरकार को हम लोग कैबिनेट सरकार के नाम से भी कहते हैं या इसको वेस्ट मिनिस्टर स्वरूप भी कहा जाता है। यह जो पद्धति है आपको उत्तरदायी सरकार की, यह आपको ब्रिटेन में, जापान में, कनाडा में और भारत में भी प्रचलित है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इनमें से किस सूची को राज्य सूची से स्थानांतरित करके संवर्ती सूची में नहीं किया गया? जैसा कि आप लोग को पता होगा जो भाग 7 के अंतर्गत आपको सूची के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो जैसे कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। संघ सूची में पहले 97 सब्जेक्ट थे लेकिन वर्तमान में आपको 100 सब्जेक्ट है। ठीक है,
राज्य सूची में सबसे पहले आपको 66 सूची था और अभी वर्तमान में क्या है 61 सब्जेक्ट है। ठीक है, अब जहाँ तक कि समवर्ती सूची की बात है, समवर्ती सूची में पहले 47 सूची था और अभी वर्तमान में 52 सब सूची है। और सब आपको पता होगा समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य को दोनों को है, लेकिन जब केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी किसका हो जाता है, केंद्र का प्रभावी हो जाता है। तो इस हिसाब से देखें हम तो सूची पर कानून बनाने में सबसे ज़्यादा अधिकार किसका है, राज्य केंद्र सरकार का है। जैसे कि देख लीजिए मात्र राज्य सूची में राज्य सूची में मात्र जो है इसका पहले 66 था, लेकिन 66 से घटाकर 61 कर दिया गया, 66 से घटाकर 61 कर दिया। तो वही आपको 5 सूची जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया। तो वो सूची कौन सी है, देखिए जैसे कि शिक्षा है, पहले आपको राज्य में था लेकिन उसको समवर्ती सूची में कर दिया गया। शिक्षा, वन, नाप एवं तौल, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, तो ये सब पहले राज्य सूची में था, इसको अब क्या कर दिया है, समवर्ती सूची में कर दिया गया। तो इसमें क्या है, जेल जो है अभी भी आपको राज्य सूची का ही सब्जेक्ट है। ठीक है, एक चीज़ मैं आप लोग को और बता दूं, जो भी कोई भी कानून अगर इस सूची में शामिल नहीं होता है तो वह अवशिष्ट शक्ति के तहत उस पर भी कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो वह संसद को है। किसको है, तो वह संसद को है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन क्या, विधान परिषद किसी विधेयक को कितने माह तक के लिए रोक सकती है। तो देखिए विधान परिषद जो है किसी विधेयक को पहले के लिए 3 माह और फिर उसके बाद दोबारा 1 माह, मतलब टोटल जो है विधान परिषद आपको 4 माह के लिए रोक सकती है। अगर लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछे विधान परिषद किसी विधेयक को पहली बार कितने माह के लिए रोक सकती है, तो पहली बार 3 माह के लिए रोक सकती है। ठीक है, तो हम लोग विधान परिषद के बारे में कुछ बातों को जान लेते हैं। तो विधान परिषद का जो गठन है आपको अनुच्छेद 169 के तहत किया गया है। ठीक है, विधान परिषद का गठन तथा उन्मूलन दोनों की बात आपको अनुच्छेद 169 के तहत कहा गया है, लेकिन अनुच्छेद 171 के तहत आपको सिर्फ विधान परिषद का गठन की बात कही गई है। और विधान परिषद में आपको की आयु रखी गई है 30 वर्ष। ठीक है, और विधान परिषद आपको भारत के मात्र 6 राज्यों में, कौन कौन से वो राज्य हैं, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है और उत्तर प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में टोटल विधान परिषद की संख्या कितनी है, 50 है, बिहार में कितनी है, 75 है, कर्नाटक में कितनी है, 75 है, महाराष्ट्र में कितनी है, 78 है, तेलंगाना में कितनी है, 40 है, उत्तर प्रदेश में कितना है, 100 है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में। दूसरे स्थान पे किसका है, महाराष्ट्र का है, कितना है, 78 है। तीसरे स्थान पे कौन है, बिहार है, बिहार का कितना है, 75 है। ठीक है, अब देख लीजिए इन 6 राज्यों के अलावा आपको 3 राज्य और हैं, राज्य असम, ओडिशा और राजस्थान, असम, ओडिशा, इन सब में प्रस्तावित है आने वाले समय में इन राज्यों में भी विधान परिषद बनाया जा सकता है। तो विधान परिषद का जो सदस्यों का चुनाव होता है वो आपको अप्रत्यक्ष रूप से, किससे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, अब कैसे होता है सो हम बता देते हैं आप लोग को। इसमें 1/6 सदस्य क्या होते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। तो मनोनीत कौन करता है, राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। इसमें 1/3 सदस्य आपको स्थानीय निकाय से चुने जाते हैं, मतलब पंचायती राज से, नगर निगम से, ठीक है, ये सबसे। ठीक है, फिर 1/12 सदस्य स्नातक होते हैं, जो कि जिन्होंने 3 वर्ष पूर्व स्नातक कर लिया है। ठीक है, या 1/12 अध्यक्ष जो है, 1/12 अध्यक्ष जो हैं, जो कि आपको शिक्षक जो कि अध्यापन कर रहे होते हैं 3 वर्ष पूर्व, उनको नामित किया जाता है। और 1/3 सदस्य जो होते हैं विधानसभा के सदस्यों में से मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, 1/3 सदस्य। ठीक है, और हालांकि अगर देखा जाए विधान परिषद में 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं और 1/6 सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है, एक चीज़ मैं आप लोग को और बता दूं, जैसे कि अगर आप लोग को केंद्र सरकार से कोई अनुच्छेद मालूम हो तो सिर्फ उसमें राज्य का निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 89 जोड़ देना होगा। क्या करना होगा, 89 जोड़ देना होगा, वो हमारा राज्य से संबंधित निकल जाएगा। जैसे कि मान के चलिए जैसे कि हम लोग जानते हैं 110 में क्या है, वित्त विधेयक है, केंद्र सरकार का वित्त विधेयक है 110 में। अगर हम 110 जैसे कि केंद्र सरकार का वित्त विधेयक है 110, ठीक है, अगर हम उसमें 89 जोड़ दें, अगर हम उसमें 89 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 9 और 199। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, राज्य से संबंधित वित्त विधेयक की परिभाषा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग को याद रखना है, केंद्र आपको कोई एक याद करना है, केंद्र सरकार वाला याद हो, उसमें 89 जोड़ दीजिएगा तो वो राज्य सरकार का भी आपको निकल जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है।
ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया में कौन भाग ले सकता है? देखिए, राष्ट्रपति पर पहले हम जानते हैं महाभियोग आपको किस अनुच्छेद के तहत आता है, बताइए। तो राष्ट्रपति पर वो महाभियोग जो है आपको अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। किसके तहत? अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति पर सबसे पहले उसके निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं? देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में है जो है आपको संसद के सिर्फ निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ठीक है। और इसमें आपको विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन इसमें आपको विधान परिषद के सदस्य को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। लेकिन जब महाभियोग की प्रक्रिया होती है तो इसमें विधानसभा के न निर्वाचित सदस्य, न मनोनीत सदस्य, न विधान परिषद के सदस्य, न विधानसभा के मनोनीत सदस्य। लेकिन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में जब संसद के जिस सदस्य को मनोनीत किया जाता है वो भाग लेते हैं, ठीक है। समझ लीजिए, जो सदस्य मनोनीत किया जाता है महाभियोग की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। लेकिन जब राष्ट्रपति की नियुक्ति होती है उसमें आपको संसद के मनोनीत सदस्य को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है, समझ गए। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के समक्ष कौन रखता है? तो वित्त आयोग की जो रिपोर्ट है संसद के समक्ष कौन रखता है, बताइए। तो वित्त आयोग की रिपोर्ट संसद के समक्ष राष्ट्रपति रखता है, ठीक है। अब वित्त आयोग के बारे में हम लोग कुछ बातों को जान लेते हैं। जैसे कि वित्त आयोग का जो गठन है आपको अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है। किसके तहत? अनुच्छेद 280 के तहत किया जाता है, ठीक है। वित्त आयोग में कितने अध्यक्ष होते हैं? वित्त आयोग में 1 अध्यक्ष होते हैं और 4 सदस्य होते हैं। कितने अध्यक्ष? 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, ठीक है। वित्त आयोग जो कोई सलाह देता है तो वो सलाहकारी सलाह होता है, ज़रूरी नहीं है जो उसको आपको केंद्र सरकार माने ही, ठीक है। उसको ज़रूरी नहीं है जो आपको केंद्र सरकार उस सलाह को माने ही, ठीक है। तो वित्त आयोग का जो सलाह होता है वो क्या होता है? सलाहकारी सलाह होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति में किसके तहत होता है? तो हम लोग को पता है संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति जो है क्षमादान की शक्ति देता है। तो राष्ट्रपति 5 प्रकार से क्षमा कर सकता है। सबसे पहले है क्षमा। तो क्षमा में क्या करता है राष्ट्रपति? क्षमा में राष्ट्रपति क्या करता है? दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता था, दोषी को सभी दंड से मुक्त कर दिया। जैसे कि मान के चलिए किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा दे दी गई तो राष्ट्रपति उसको क्या करता है? क्षमा कर देता है। तो मतलब दंड और बंदीकरण दोनों से उसको हटा दिया गया, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्या है? लघुकरण। लघुकरण में क्या होता है? इसमें क्या होता है? जो दंड के स्वरूप को कम कर दिया जाता है। जैसे कि मान के चलिए किसी को मान के चलिए फांसी के साथ ये कैदी जीवन के साथ साथ उनको कुछ कारावास भी कुछ वर्क भी करना हो तो उनके क्या करता है? उनके वर्क को हटा देता है, सिर्फ उनको कैदी जीवन जीना है। तो ये हो जाएगा लघुकरण। अब है परिहार। परिहार क्या होता है? परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि कम करना। जैसे कि मान के चलिए किसी व्यक्ति को परिहार में क्या होता है? कैदी जीवन ही बिताना और उनको कुछ वर्क भी करना है, लेकिन लगातार 15 वर्ष तक करना है, ठीक है। तो राष्ट्रपति क्या करता है ऐसी स्थिति में? उनकी वो काम भी करेंगे और कैदी जीवन भी अपना बताएंगे, लेकिन 15 वर्ष से घटाकर 7 वर्ष या 8 वर्ष कर देता है। ये क्या होता है? हमारा परिहार के अंतर्गत होता है, ठीक है। अब क्या है अगला? हमारा विराम। विराम में क्या होता है? दोषी को मूल रूप से दी गई सज़ा को किन्हीं विशेष परिस्थिति में कम कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये 5 प्रकार। इसमें हमारा जो आंसर है आपको दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना, तो ये हमारा परिहार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो परिहार के अंतर्गत आता है, ठीक है। अनुच्छेद 368 के तहत किस प्रकार से संविधान संशोधन हो सकता है? जैसा कि हम लोग को पता है अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन आपको दक्षिण अफ्रीका से लिया गया और इसको संसद के दोनों सदनों से अलग अलग बहुमत से पास होना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या है? संसद के दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ठीक है, सही बात है। संसद का विशेष बहुमत भी होना चाहिए और कुल राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदित से संशोधन भी होना चाहिए। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? A+B। अनुच्छेद 368 के तहत दोनों प्रकार से होना चाहिए, ठीक है। कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह कौन काम करता है? जैसे कार्यपालिका मान के चलिए कोई कानून बना दी, ठीक है, कार्यपालिका कोई कानून बना दी, जैसे कि मान के चलिए आपको बोलना नहीं है, कोई मतलब आपको सरकार के खिलाफ बोलना नहीं है, तो आप किस अधिकार का उल्लंघन हो रहा है? तो ये आपके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है।
तो कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह कौन काम करता है? तो वह हमारा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 1235, जिसको भारत सरकार का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। निरोधक मतलब रोक। कार्यपालिका कोई कानून बनाई और वह आम जन के लिए अच्छा नहीं है, तो हम लोग मौलिक अधिकार कानून के तहत उस पर निरोधक की तरह मतलब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या हाई कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट हम लोग अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत, ठीक है, जो हमारे मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो उसके तहत कार्यपालिका द्वारा बनाए कानून पर निरोधक की तरह लगाया जा सकता है। ठीक है, राज्यपाल का कार्यालय भारतीय संविधान के किस स्रोत से लिया गया? जैसा कि देखिए राज्यपाल का यहाँ कार्यालय कहा गया, लेकिन देखिए आपको कनाडा के संविधान से क्या कहा गया है? कनाडा के संविधान से आपको केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों के नियुक्ति के संबंध में कही गई है, लेकिन जब राज्यपाल के कार्यालय से संबंधित बात आएगी तो वह आपको भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है, भारत शासन अधिनियम 1935 से आपको राज्यपाल के कार्यालय के बारे में लिया गया है, लेकिन कनाडा के संविधान से सिर्फ आपको क्या है, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति की। जैसा कि उसी प्रकार जैसे कि मान के चलिए आपको अमेरिका के संविधान से क्या लिया? अमेरिका के संविधान से प्रस्तावना की क्या ली गई है? प्रस्तावना की क्या ली गई? भाषा ली गई है। और ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया? तो प्रस्तावना का विचार लिया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से ये है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हरित सूचकांक का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो हरित सूचकांक का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो हरित सूचकांक का गठन आपको विश्व बैंक के द्वारा किया गया है। ठीक है, बाबूजी उपनाम किसका था? तो बाबूजी उपनाम आपका जगजीवन राम का था। इन्होंने आपको मतलब करीब 32 वर्ष तक इन्होंने केंद्रीय मंत्री रहे। सबसे लंबा कार्यकाल मंत्री होने का नाम इन्हीं के हैं। ठीक है, और इन्हीं की बेटी आपको कौन थी? मीरा कुमार, जो कि लोकसभा की अध्यक्ष बनी थी। राष्ट्रीय आवास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय आवास बैंक का जो मुख्यालय आपको नई दिल्ली में स्थित है। और राष्ट्रीय आवास बैंक आपको 1988 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? तो 1988 में बनाया गया था। लाल कॉलर कामगार किसे कहा जाता है? तो लाल कॉलर कामगार सरकारी क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति को कहा जाता है। जो सरकारी क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति हैं उन्हें हम लोग लाल कॉलर कामगार के नाम से जानते हैं। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? तो सियाचिन है। मौर्य काल में फौजदारी न्यायालय किसके अंतर्गत आता था? तो मौर्य काल में फौजदारी न्यायालय किसके अंतर्गत आता था? बताइए। तो फौजदारी न्यायालय आपको धर्मस्थनिज के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत? धर्मस्थनिज के अंतर्गत आता था। देशभक्तों का देशभक्त किसे कहा गया है? तो देशभक्तों का देशभक्त सुभाष चंद्र बोस को कहा गया। और देशभक्तों का देशभक्त सुभाष चंद्र को किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना किस भाषा में की थी? तो महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना आपको गुजराती भाषा में की थी और 1909 में की थी। जब ये इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका नाव पे जा रहे थे तो इन्होंने नाव में ही इस किताब की रचना की थी। और इसी किताब में इन्होंने ब्रिटिशों को बांझ और वैश्या भी कहा है। ठीक है, तो ये करीब 50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट था। अब आप लोग को कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, गुड बाय, टेक केयर।